स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अपन ने जैसे कि कल न्यू टॉपिक स्टार्ट किया था कि चीन की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था किस हिसाब से, ठीक है ना, कि वहाँ पे सामाजिक माहौल किस हिसाब से बना हुआ है और आर्थिक व्यवस्था किस हिसाब से बनी हुई है ना। आज अपन अध्ययन करेंगे चीन के संविधान की विशेषता, ठीक है। चीन में काफ़ी माउस क्या मतलब हिटलर क्या फिर मतलब वहाँ पे क्या है तानाशाह की स्थिति हमें देखने को मिली है, क्रांति स्थिति हमें चीन में देखने को मिली है ना। मतलब वहाँ पे क्या है राजनीतिक अस्थिरता, सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में काफ़ी कुछ हमें तनाव की स्थिति देखने को मिली है, ठीक है ना। अब बात करते हैं अपन कि 1982 में, है ना, 1982 के अंतर्गत चीन में जो संविधान आया उस पर्टिकुलर संविधान की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, है ना, उनकी बात अपन करते हैं। जैसे कि चीन, जनवादी चीन नए संविधान में क्या है 138 तो अनुच्छेद है। किसके अंतर्गत जो चीन का संविधान आया है 1982 के अंतर्गत निर्मित होकर के, उसमें क्या है 138 तो अनुच्छेद है जो 4 अध्यायों में क्या है विभाजित है। और कई लोगों का विश्वास है कि पुराने संविधान की तुलना में नया संविधान कई दृष्टि से क्या है नूतन है और नया है। इसके 4-5 आधार अपन इसको मान सकते हैं। इसके 3 आधार मुख्य हैं। फर्स्ट है, इसमें जनवादी चीन की स्थापना से लेकर अब तक के ऐतिहासिक अनुभवों का सारा सार क्या है समाविष्ट है। चीन क्या है, चीन अपनी संस्कृति बहुत ही प्रिय है इसको ना, अपनी संस्कृति का वो निर्वहन करता हुआ चीन आ रहा है। उसकी संस्कृति मतलब जो बातें हैं वो उनको चीज़ों को अपनाता है। कौन? चीन, ठीक है ना। तो क्या है शुरू से लेकर जो आखिर तक की जो उसकी मतलब नीतियाँ उसने मनमानी है बनाई, वो क्या उन सबका चीज़ हमें समाविष्ट होती हुई दिखाई देती है। किसके अंतर्गत? चीन के अंतर्गत, ठीक है ना। फिर हम बात करते हैं तथा इन अनुभवों को अब कानूनी रूप दे दिया गया है। अब चीन के पर्टिकुलर इससे पहले की जो स्थिति रही उसमें कौन कौन से उसके अनुभव रहे, ठीक है ना, उनमें जो अनुभव अच्छे थे उनको उसने ऐड कर लिया, जो बुरे थे उनको हटा दिया, ठीक है ना। और उन्हीं चीज़ों को जो सांस्कृतिक प्रिय हैं अलग चीज़ें उन लोगों को क्या कर दिया उन्होंने कानून का एक रूप नया रूप प्रदान कर दिया, ठीक। फिर बात करते हैं अपन पॉइंट नंबर 2 की। इसमें समाजवादी वर्ग के मार्ग पर चलने के 4 प्रमुख सिद्धांत हैं, है ना। 4 प्रमुख सिद्धांत की घोषणा की गई है। वो कौन कौन से हैं? सर्वहारा वर्ग की तानाशाही, ठीक, साम्यवादी दल का नेतृत्व, तीसरा है मार्क्सवाद, लेनिनवाद तथा माओवाद के विचारों का संकलन भी उपलब्ध कराया गया है, ठीक है। ये विशेषता होगी इसकी दूसरी, ठीक। यह इस बात की गारंटी है कि चीन की समाजवादी विकास सही और निश्चित मार्ग में क्या हो रहा है। तीसरा है, यह संविधान समाजवादी समाज के निर्माण के साथ साथ समाजवादी सभ्यता के निर्माण पर भी क्या कर रहा है, समाजवादी सभ्यता के निर्माण पर भी ये जोर देने का कार्य वो अपना कर रहा है, ठीक है ना। अब बात करते हैं पर्टिकुलर संविधान की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, जिसमें फर्स्ट है संक्षिप्त संविधान, है ना, कि संक्षिप्त संविधान कैसे है। यद्यपि बात कब की है, यद्यपि 1975 से 1978 के संविधान की तुलना की अपेक्षा व्यापक है। और संविधान अपने 1982 वाला संविधान क्या है वो अधिक व्यापक है, लेकिन दुनिया के अन्य देशों के संविधान की तुलना में ये संविधान भी क्या है संक्षिप्त है। लेकिन अगर चीन के संविधान की तुलना किसी और के संविधान से की जाए तो क्या है ये छोटा में प्रतीत होता है। वर्तमान संविधान में क्या है, वर्तमान संविधान में 138 तो अनुच्छेद है ना, 138 अनुच्छेद हैं और 4 भागों में ये विभक्त है, इसका विभाजन किया गया है। इसमें एक प्रस्तावना भी जुड़ी हुई है। इस प्रस्तावना में जनवादी चीन के ऐतिहासिक विकास अनुभवों का विवरण दिया गया है। इसमें संविधान के दर्शन, दल प्रशासन, शासन और सामाजिक व्यवस्था को भी परिभाषित किया गया है। लेकिन एक तरह से क्या है ये संक्षिप्त संविधान, क्योंकि 138 ही इसमें अनुच्छेद उपलब्ध हैं, जिनका विकास कैसे हुआ है, जो परंपराओं के अनुसार संस्कृति के अनुसार जो चीज़ें चलती आ रही उन्हीं चीज़ों को चीन क्या कर रहा है फॉलो करता हुआ आ रहा है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। 2 नंबर में क्या पॉइंट है, इसमें है लिखित तथा निर्मित संविधान, यानी क्या चीन का संविधान का उल्लेख हमें लिखित रूप में भी प्राप्त होता है ना, लिखित रूप में प्राप्त होता है। साथ ही साथ हमें क्या प्राप्त होता है इसका, ये एक तरह से क्या है निर्मित संविधान भी है। नया संविधान अन्य आधुनिक राज्यों के संविधान की तरह क्या है लिखित है
इसका निर्माण विशेष रूप से नियुक्ति की गई है। एक समिति तथा जनवादी कांग्रेस ने किया है। जिस प्रकार से भारत का निर्माण किसने किया है, संविधान का निर्माण संविधान सभा ने किया है ना, उसी प्रकार चीन का जो संविधान का निर्माण किसने किया है, जनवादी कांग्रेस ने, और एक समिति के माध्यम से पर्टिकुलर चीन का संविधान का निर्माण किया गया है। अतः इसे लिखित होने के साथ साथ निर्मित संविधान भी कह सकते हैं। निर्मित यानी इसका निर्माण किया गया है, और संविधान भी कैसा है, लिखित भी है। संविधान के प्रथम अध्याय में क्या है, सामान्य सिद्धांतों का वर्णन हमें मिलता है। सामान्य बातों में कहा गया है, किसमें, प्रथम अध्याय में। अध्याय द्वितीय में क्या है, नागरिकों के मौलिक अधिकार तथा कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। तीसरे अध्याय में है राज्य संरचना, अर्थात सरकार के विधायी, कार्यकारी, न्यायिक अंग पर प्रकाश डाला गया है। ठीक, अब बात करते हैं अध्याय नंबर 4 की। इसमें क्या है, राष्ट्रध्वज, राष्ट्र चिन्ह तथा राजधानी का ब्यौरा प्रस्तुत करता है। कौन, चीन। मुख्यतः कितने विभाजन है इसका, अध्याय 1, 2, 3, 4, 4 अध्याय में इसका विभाजन किया गया है। ठीक, अब बात करते हैं अपना अगले पॉइंट की। परिभाषित दृष्टि से कठोर लेकिन व्यवहार की दृष्टि से क्या है, ये लचीला संविधान है। ठीक, चीन के संविधान को परिभाषित दृष्टि से तो कठोर माना गया है, लेकिन संविधान में संशोधन यद्यपि उस राष्ट्रवादी जनवादी कांग्रेस द्वारा किया जा सकता है तो चीन के लिए सामान्य कानून का निर्माण करती है। लेकिन सामान्य कानून के निर्माण और संविधान में संशोधन की प्रक्रिया क्या है, अलग अलग है। ठीक है ना, मतलब एक प्रकार से कानून का निर्माण करना, मतलब उसमें क्या हो रहा है, नए कानून का निर्माण हो रहा है, और एक में क्या संशोधन करना, यानी जो कानून व्यवस्था बनी अपन उसमें कुछ परिवर्तन कर रहे हैं अपने अनुसार, मतलब जो होना चाहिए परिवर्तन, जो मुख्यतः ज़रूरी है। राष्ट्र जनवादी कांग्रेस सामान्य कानूनों के निर्माण साधारण बहुमत से करती है। ठीक है ना, साधारण बहुमत के माध्यम से अपना कानून निर्माण संबंधी कार्य कर सकती है। लेकिन संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 64 में किया गया है। संविधान में संशोधन का प्रस्ताव राष्ट्र जनवादी कांग्रेस की स्थायी समिति द्वारा ही राष्ट्र जनवादी कांग्रेस के 1/5 सदस्यों द्वारा रखा जाना चाहिए। ये प्रस्ताव राष्ट्रीय कांग्रेस के कुल सदस्यों का कितना है, 1/3 बहुमत द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। हमारा 4 नंबर पॉइंट है जनवादी लोकतांत्रिक तानाशाही। तानाशाही किस बात से है, ठीक है ना, पहले भी था ना, पहले हिटलर था, मुसोलिनी था, माओ था, लेकिन अब क्या हुई, तानाशाही की स्थिति हमें देखने को मिलती है। तो अब जनवादी लोकतांत्रिक में तानाशाही के हिसाब से है कि जहां 1978 में संविधान में कहा था कि जनवादी चीन सर्वहारा वर्ग की तानाशाही वाला एक समाजवादी राज्य है, ठीक है ना, राज्य है, कि नए संविधान के प्रथम अनुच्छेद में घोषणा की गई है कि जनवादी चीन जनवादी लोकतांत्रिक तानाशाही वाला एक समाजवादी राज्य है जिसका नेतृत्व श्रमिक वर्ग के हाथों में है, और जहां श्रमिकों तथा तानाशाही वाला एक समाजवादी राज्य है जिसका नेतृत्व कौन कर रहा है, जिसका नेतृत्व श्रमिक वर्ग के हाथों में है, जहाँ श्रमिक तथा किसानों के बीच अटूट मैत्री का संबंध विद्यमान है। ठीक है, और जनवादी लोकतांत्रिक तानाशाही से अभिप्राय है कि नागरिकों को राजकीय मामलों में हाथ बटाने का पूरा अधिकार क्या है, मिला हुआ है, यानी हासिल है, तथा हर स्तर पर जनसभाएं यानी विधानमंडलों का गठन किया जा सकता है, और उनमें ज़्यादातर किसान, मजदूर, साधारण वर्ग के लोगों के ही सदस्य इसके होते हैं। देश की आर्थिक सांस्कृतिक गतिविधियां, जनता में रुचि बहुत अधिक बढ़ गई है तथा लोगों का ये अधिकार हासिल है कि वे सरकार के अंगों और सरकारी कर्मचारियों के कार्यों पर निगरानी रखें। ये अधिकार किसका है, चीन की जनता का ये अधिकार है। लोकतांत्रिक तानाशाही में बहुसंख्यक किसान, मजदूर, अल्पसंख्यक जमींदारों, प्रतिक्रियाओं, पूंजीपतियों पर नियंत्रण होता है। मतलब क्या, तानाशाही की स्थिति रोकने के लिए क्या कर रखा है, पूंजीवाद पर नियंत्रण स्थापित कर रखा है। मजदूर वर्ग, किसान वर्ग है ना, और जो पर्टिकुलर निम्न जो वर्ग है उनको भी क्या स्थिति इसमें राजनीतिक व्यवस्था से अच्छी प्राप्त है, चाहे तो वो भी अपना खूब अच्छा विकास कर सकते हैं। साम्यवादी दल का प्रभुत्व में देखने को मिलता है जो किसकी बात करेगा, मजदूर संघों की, और जो किसान वर्ग के हितों की बात का समर्थन भी करता है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है
जनवादी गणतंत्र, ठीक है ना। नए संविधान के अनुच्छेद 2 के अनुसार चीन जनवादी गणतंत्र में संपूर्ण सत्ता जनता में ही निहित है। यानी कि जनता शक्ति किस में निहित है? जनता के अंदर शक्ति निहित है। जनता इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्र जनवादी कांग्रेस तथा स्थानीय जन कांग्रेस के माध्यम से करती है। चीन में सभी स्तरों पर जन कांग्रेस है। राज प्रशासन का संचालन जनता स्वयं करती है तथा आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक गतिविधियों का संचालन भी कानून के अंतर्गत किया जाता है। जनवादी गणतंत्र मतलब चीन में भी अप्रत्यक्ष रूप से जनता को प्रतिनिधित्व की भूमिका प्राप्त है। जनता क्या है? जनता भी अवेयर है। जनता चाहती जो वो परिवर्तन व लचीलेपन के आधार पर कानून में कुछ अपने संबंध भी परिवर्तन भी कर सकती है। ये था हमारा आज का टॉपिक, यही समाप्त होता है। अपन नेक्स्ट वीडियो में आके और अध्ययन करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।